आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी कृतज्ञता, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। ट्रेन के स्टेशन पर रुकते ही इंटर क्लास के एक छोटे से कंपार्टमेंट का द्वार खुला और एक युवक हाथ में हैंडबैग लिए हुए अंदर आया। कंपार्टमेंट में एक अधेड़ सज्जन पहले ही से बैठे हुए थे। युवक उनके सामने वाले बर्थ पर बैठ गया। कुछ देर तक दोनों चुपचाप बैठे रहे। गाड़ी स्टेशन छोड़ चुकी थी और अपनी पूरी तेजी के साथ चली जा रही थी। हठात अधेड़ सज्जन ने युवक से पूछा, आप कहाँ जाएंगे? युवक ने उत्तर दिया, आगरा। युवक कुछ क्षण तक अधेड़ व्यक्ति को ध्यानपूर्वक देखता रहा। इसके पश्चात उसने कहा, और आप? मैं तो दिल्ली जा रहा हूं। दोनों फिर मौन हो गए। कुछ क्षण के पश्चात अधेड़ व्यक्ति ने पूछा, आप आगरे ही में रहते हैं? जी नहीं, आगरे में तो नहीं रहता। कहाँ रहते हैं? युवक ने संयुक्त प्रांत के एक प्रसिद्ध नगर का नाम बताया। आगरे किसी काम से जा रहे हैं? युवक को अधेड़ व्यक्ति की ये बेतकल्लुफी कुछ बुरी मालूम हुई, परंतु उसने शिष्टाचार के नाते अपनी इस भावना को दबाकर किंचित मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, एक कार्य से जा रहा हूं। युवक ने सोचा, जब ये व्यक्ति मेरा परिचय जानने के लिए इतना उत्सुक है, तब मैं भी पता लगाऊं कि ये कौन है। ये सोचकर उसने पूछा, आपका मकान कहाँ है? मेरा मकान तो इधर मध्य प्रदेश की ओर है, परंतु मैं आजकल फलाने शहर में रहता हूं। वहां आप क्या करते हैं? वहां मैं एक साप्ताहिक पत्र का संपादन करता हूं। युवक चौंक पड़ा। उसने बड़ी उत्सुकता से पूछा, आपका नाम शंभुनाथ है? जी हां, अधेड़ व्यक्ति ने गंभीर होकर उत्तर दिया। युवक मुस्कुराकर बोला, ओहो, तब तो आपके खूब दर्शन हुए। आप तो बड़े प्रसिद्ध आदमी हैं। अधेड़ व्यक्ति ने मुस्कुराकर सिर झुका लिया। कोई उत्तर न दिया। युवक ने कहा, मैं भी आप लोगों का एक तुच्छ सेवक हूं। मेरा नाम गोपाल शर्मा है। अधेड़ व्यक्ति ने भ्रुकुटी सिकोड़कर कहा, गोपाल शर्मा? क्या आप लेखक हैं? जी, लेखक तो क्या, मातृभाषा हिंदी का एक अकिंचन सेवक हूं। मैं बहुधा आपके लेख पत्रों में देखा करता हूं। युवक ने दांत निकालकर सिर झुका लिया। संपादक जी ने पुनः प्रश्न किया, और आप क्या करते हैं? आजकल तो बेकार हूं। आगरे अपने मामा के यहां जा रहा हूं। उन्होंने लिखा था कि वहां किसी ऑफिस में एक स्थान खाली है, उसी के लिए जा रहा हूं। अच्छा, आप आजकल बेकार हैं? जी हां। तो आप हमारे यहां क्यों नहीं चले आते? हमारे कार्यालय में एक सहकारी संपादक की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि ऑफिस की नौकरी से ये कार्य आपकी रुचि के अनुकूल होगा। युवक प्रसन्नमुख होकर बोला, निस्संदेह यदि ऐसा हो तो अत्युत्तम है। ऑफिस की नौकरी तो मैंने मजबूरी की हालत में स्वीकार की थी। तो अब उसका विचार त्याग दीजिए। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपने यहां रख लूंगा। युवक ने कृतज्ञतापूर्ण स्वर से कहा, यह मेरा बड़ा सौभाग्य होगा कि आपकी सेवा में रहूं। इससे मेरा ज्ञान तथा अनुभव बढ़ेगा। संपादक जी ने कहा, तो बस तय हो गया, आप मेरे साथ चलिए। इस समय तो मैं न चल सकूंगा। मेरा टिकट आगरे का है। वहां मामा भी प्रतीक्षा करेंगे। मैं आगरा होकर आपके पास आऊंगा। आगरे में आपको कितने दिन लगेंगे? अधिक से अधिक 2-3 दिन। तो आप मेरे पास कब तक आवेंगे? आज के चौथे पांचवें दिन आ जाऊंगा। बस ठीक है, परंतु अधिक समय न लगे, इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि सहकारी संपादक की बहुत शीघ्र आवश्यकता है। यदि आपने विलंब लगाया तो संभव है कोई दूसरा व्यक्ति आ जाए।
यद्यपि सहकारी की नियुक्ति मेरे परामर्श और मेरी पसंद के अनुसार होगी, तो भी यह संभव है कि पत्र के स्वामी किसी को अपनी इच्छा से रख लें। इसलिए आप जहां तक संभव हो शीघ्र ही पधारिएगा। बहुत अच्छा, मैं 3-4 दिन में अवश्य आ जाऊंगा। तो बस ठीक है। दोनों चुप हो गए। थोड़ी देर पश्चात संपादक जी ने पूछा, आपने कभी पहले भी किसी पत्र? संपादक जी की बात पूरी होने के पूर्व ही गोपाल शर्मा बोल उठे, काम तो नहीं किया, परंतु मैं काम कर सकता हूं, इसका मुझे विश्वास है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। एक बुद्धिमान और शिक्षित आदमी क्या नहीं कर सकता। पुनः दोनों मौन हो गए। थोड़ी देर पश्चात गोपाल शर्मा ने किंचित सकचाते हुए पूछा, क्या आप वेतन के संबंध में कुछ बता सकते हैं? वेतन? वेतन आपको इस समय तो 60 रुपये मिलेंगे, परंतु यदि आपका कार्य संतोषजनक हुआ, जिसकी मुझे पूर्ण आशा है, तो शीघ्र ही वेतन वृद्धि हो जाएगी। अच्छी बात है। यद्यपि वेतन कम है, तथापि कोई हर्ज नहीं। कार्य मेरी रुचि के अनुकूल है, इसलिए मुझे इतना ही स्वीकार है। मैं चेष्टा करूंगा कि कुछ अधिक दिलवाऊं। आगे आपका भाग्य। कोई चिंता नहीं, फिलहाल मेरे लिए 60 ही रुपये यथेष्ट हैं। इसके उपरांत दोनों साहित्य चर्चा करते रहे। 2 घंटे पश्चात टूंडला स्टेशन आया। गोपाल शर्मा ने कहा, अच्छा, मैं तो अब यहां आपसे विदा होता हूं। ईश्वर ने चाहा तो आज के चौथे दिन आपका दर्शन करूंगा। गोपाल शर्मा को उक्त साप्ताहिक पत्र में कार्य करते हुए 6 मास हो चुके हैं। 6 मास में ही पत्र के स्वामी ने उनकी योग्यता और कार्यकुशलता पर मुग्ध होकर उनका वेतन 100 रुपये मासिक कर दिया। गोपाल शर्मा जब कभी मुख्य लेख और टिप्पणियां लिखते थे, तब उनकी बड़ी प्रशंसा होती थी और साथ ही पत्र की ग्राहक संख्या भी उत्तरोत्तर बढ़ रही थी। एक दिन प्रधान संपादक के एक मित्र उनसे मिलने आए। उन्होंने बैठते ही कहा, आजकल तो बड़े जोर के मुख्य लेख निकल रहे हैं। संपादक जी ने मित्र की बात पर ध्यान न देकर पूछा, तुम कब आए? कल आया था। और सब कुशल मंगल? हाँ, सब प्रकार आनंद है। और कोई विशेष बात? कोई नहीं, पिछले सप्ताह में जो मुख्य लेख निकला था वो बड़े जोर का था। इसी समय गोपाल शर्मा आ गए। शर्मा जी को देखते ही संपादक जी के मुख पर एक क्षण के लिए अप्रसन्नता का भाव प्रस्फुटित हुआ, परंतु उन्होंने शीघ्रतापूर्वक उक्त भाव को दाब कर किंचित मुस्कुराते हुए कहा, वो लेख हमारे सहकारी शर्मा जी का लिखा हुआ था। ये कहकर संपादक जी ने शर्मा जी की ओर संकेत किया। मित्र ने शर्मा जी को सिर से पैर तक देखकर कहा, अच्छा, आप भी खूब लिखते हैं। मुझे वो लेख बहुत पसंद आया। और मुझे ही क्या, जिस जिसने पढ़ा उसने पसंद किया। संपादक जी के लिए यह प्रसंग अरुचिकर था, अतः उन्होंने प्रसंग बदलने के लिए कहा, इस बार कांग्रेस में जाओगे? ठीक नहीं कह सकता, चेष्टा करूंगा। शर्मा जी, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम गोपाल शर्मा है। गोपाल शर्मा? ये नाम तो मैंने कहीं देखा है। मैं बहुधा पत्रों में लेख लिखा करता हूं। हाँ हाँ, किसी पत्र ही में देखा था। कुछ क्षण तक सब लोग मौन बैठे रहे। हठात संपादक के मित्र महोदय पुनः बोले, शर्मा जी, क्या वो आपका प्रथम मुख्य लेख था? शर्मा जी के बोलने के पूर्व ही संपादक जी ने मित्र से कहा, अरे यार, सारी उम्र में एक काम तुमको बताया, वो भी तुम्हारे किए ना हुआ। कौन सा काम? याद करो। होगा भी, मुझे याद व्याद नहीं है। हाँ शर्मा जी। संपादक जी बोले, शर्मा जी की खोपड़ी ना खा, मुझसे बातें करो। संपादक जी मित्र पर ये बात प्रकट नहीं होने देना चाहते थे कि जितने अच्छे लेख निकले वे शर्मा जी के लिखे हुए थे। इसी कारण वे मित्र को अन्य बातों में लगाना चाहते थे। शर्मा जी संपादक जी की इस बात को ताड़ गए, अतः वे तुरंत उठ खड़े हुए और हाथ जोड़कर बोले, अच्छा, अब आज्ञा दीजिए, कुछ काम करना है। मित्र ने नैराश्यपूर्ण स्वर में कहा, अच्छी बात है, फिर किसी समय आपसे बातचीत होगी। शर्मा जी चले गए। उनके जाने के पश्चात मित्र ने संपादक जी से कहा, ये आपको कहाँ मिल गए? अभी हाल ही में आए हैं? हाँ, 6 महीने के लगभग हुए। अच्छा लिखते हैं? हाँ, खासा लिखते हैं। यदि कुछ दिनों मेरे पास रह गए तो अच्छा लिखने लगेंगे। अभी तो मुझे इनके लेखों को बहुत सुधारना पड़ता है। कुछ भी हो, लिखते अच्छा है। अच्छा ना लिखते होते तो यहां कैसे आते? मेरा सहकारी कोई गड़बड़ आदमी थोड़े ही हो सकता है। यही बात है, यदि 1-2 साल आपके पास टिक गए तो अच्छे संपादक बन जाएंगे। हाँ, टिक जाएं तब है। क्यों, क्या इसमें कुछ संदेह है? कुछ चंचल प्रकृति के आदमी हैं, इस कारण आशा कम है।
युवावस्था में मनुष्य की प्रकृति कुछ चंचल होती ही है। सबकी तो नहीं होती, परंतु अधिकांश की होती है। अच्छा, तो अब आज्ञा दें, फिर मिलूंगा। अच्छी बात है। मित्र महोदय संपादक जी से विदा होकर पत्र के व्यवस्थापक के पास पहुंचे। वे ही पत्र के मालिक भी थे। व्यवस्थापक ने उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आइए पंडित जी, कहिए, सब आनंद। पंडित जी कुर्सी पर बैठते हुए बोले, सब आपका अनुग्रह है। आप तो मजे में। हाँ, ईश्वर की दया है। कहिए, आज कैसे भूल पड़े? ऐसे ही मिलने चला आया। इधर आपके पत्र में 4-6 मुख्य लेख बड़े मार्के के निकले। मैंने सोचा चलूं संपादक जी को और आपको उनके लिए बधाई दे आऊं। व्यवस्थापक जी हंसते हुए बोले, अच्छा ये बात है। तो यदि आपको बधाई देनी हो तो सहकारी संपादक शर्मा जी को बधाई दीजिए। वे सब लेख उन्हीं के लिखे हुए हैं। हाँ, इसका मुझे पता लग गया है। पहले मैंने समझा था कि संपादक जी के लिखे हुए हैं। व्यवस्थापक जी मुंह बनाकर बोले, संपादक जी भला क्या खाकर ऐसे लेख लिखेंगे? वो बात ही कुछ और है। शर्मा जी बड़े योग्य आदमी हैं। हाँ साहब, योग्य न होते तो ऐसी सजीव भाषा और इतने प्रौढ़ विचारों का समावेश कैसे करते? मेरा तो विचार उन्हें शीघ्र ही मुख्य संपादक बनाने का है। अच्छा। हाँ, जब से उनके लेख निकले तब से ग्राहक संख्या बराबर बढ़ रही है। ऐसी दशा में उन्हें प्रधान संपादक न बनाना उनके प्रति अन्याय करना है। और संपादक जी? संपादक जी की इच्छा होगी तो सहकारी बनकर रहेंगे, अन्यथा चले जाएंगे। ये तो आप अन्याय करेंगे। क्यों? इसलिए कि प्रधान संपादक का इसमें अपमान होगा। इस भावुकता में क्या रखा है? ये तो व्यापार है। जो अच्छा कार्य करेगा उसे प्रधानता दी जाएगी। हाँ, ये ठीक है, परंतु वे भी कुछ गड़बड़ नहीं है। दूसरे, उन्हें आपके यहां बहुत दिन हो गए। गड़बड़ ना हो, परंतु शर्मा जी को नहीं पा सकते। जब तक हमें उनसे अधिक योग्य आदमी नहीं मिला तब तक हमने उन्हें रखा। अब जब हमें अधिक योग्य आदमी मिल रहा है तब हम उसे क्यों न रखें? यदि ये आशा होती कि वे उन्नति कर लेंगे तो भी एक बात थी, परंतु वे जितनी उन्नति कर सकते थे उतनी कर चुके। अब वे उन्नति सुन्नति कुछ नहीं कर सकते। वे जहां के तहां रहेंगे। हाँ, उन्नति तो अब वे क्या करेंगे, 40 के ऊपर पहुंच चुके। उनसे परिश्रम भी तो नहीं होता। हाँ, परिश्रम तो ना होता होगा। ऐसी परिस्थिति में जब मुझे अच्छा आदमी मिल रहा है तब मैं ऐसा अवसर क्यों छोड़ूं? हाँ, बात तो ठीक है, परंतु 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 कि इसमें गुंजाइश नहीं। मेरा लक्ष्य तो पत्र की उन्नति करना है। जिसमें पत्र की उन्नति होगी वही मैं करूंगा, भावुकता में नहीं पड़ूंगा। शर्मा जी के कमरे में एक उपसंपादक तथा एक प्रूफ रीडर महोदय बैठे थे। शर्मा जी अभी नहीं आए थे। उपसंपादक तथा प्रूफ रीडर में बातचीत हो रही थी। उपसंपादक कह रहा था, बस अब महीने 2 महीने में शर्मा जी प्रधान संपादक बनाए जाने वाले हैं। प्रूफ रीडर बोला, ऐसा नहीं हो सकता। देख लेना, ऐसा ही होगा। संपादक जी में शर्मा जी के बराबर योग्यता तो है नहीं। अजी, वे करते ही क्या है, खाली बातों का जमा खर्च करते हैं। तुम्हें मालूम ना होगा, संपादक जी बाहर के सब लोगों से ये कहते फिरते हैं कि वे लेख उनके लिखे हुए हैं। अच्छा। भगवान जाने, मैं झूठ थोड़े ही कहता हूं। बड़े चलते हुए आदमी हैं। परंतु अब कन्नों से कटते हैं, देर नहीं है। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मालूम हो गया। व्यवस्थापक जी ने कहा होगा। अजी, वे भला अपना मंत्र काहे को देने लगे? एक ही घाघ आदमी है। हाँ, है तो बड़ा चलता हुआ, पक्का व्यापारी है। यदि शर्मा जी संपादक हो जाए तो पत्र की उन्नति भी हो। यही तो सारी बात है। इसी समय शर्मा जी आ गए। शर्मा जी को देखकर दोनों चुप हो गए और अपना अपना काम करने लगे। शर्मा जी अपनी मेज के सामने बैठते हुए बोले, क्या वार्तालाप हो रहा था? उपसंपादक ने कहा, कुछ नहीं, आपके ही संबंध में बातचीत हो रही थी। क्या बातचीत हो रही थी? यही कि यदि शर्मा जी मुख्य संपादक हो जाए तो बड़ा सुंदर हो। शर्मा जी किंचित मुस्कुराकर बोले, अरे भाई, मैं इस योग्य कहाँ। अभी तो मुझे बहुत कुछ सीखना है। आपके मुख से यही शोभा देता है, परंतु हमसे पूछिए तो हम तो स्पष्ट कहेंगे कि आप संपादक जी से कहीं अधिक उत्तम संपादन कर सकते हैं। संपादक जी को आता ही क्या है, भाग्य के बली हैं, इसलिए निभे चले जा रहे हैं। शर्मा जी हंसकर बोले, अरे भाई, ऐसा मत कहो। संपादक जी बड़े योग्य हैं। मुझे वही संपादन शिक्षा दे रहे हैं। देते होंगे, परंतु साथ ही ये बात भी है कि आप अभी उनको 10 बरस पढ़ा सकते हैं। शिव शिव, ऐसी अनर्गल बात मत कहो, शर्मा जी ने गंभीर होकर कहा। बात सच्ची है। आप चाहे रुष्ट भले ही हो जाएं। ठीक इसी समय चपरासी ने आकर शर्मा जी से कहा कि आपको संपादक जी बुला रहे हैं।
शर्मा जी संपादक जी के पास पहुंचे। संपादक जी ने कुर्सी की ओर संकेत करके कहा, बैठिए, आपसे कुछ आवश्यक बातें करनी है। चपरासी से, देखो अंदर किसी को मत आने देना। बहुत अच्छा कहकर चपरासी चला गया। संपादक जी ने कहा, शर्मा जी, ये तो आप जानते ही हैं कि यहां मैंने ही आपको बुलाया था। जी हाँ, ट्रेन वाली बात याद है ना? याद क्यों नहीं है? उसे क्या मैं कभी भूल सकता हूं? सज्जनता के अर्थ यही हैं। अच्छा, तो अब बात यह है कि मेरे कुछ शत्रु मेरे विरुद्ध मालिकों को भड़का रहे हैं। आप जानिए, जो आदमी किसी ऊंचे पद पर होता है उसके अनेक शत्रु हो जाते हैं। हाँ, ये बात ठीक है। तो मेरे भी कुछ शत्रु उत्पन्न हो गए हैं और मुझे यहां से उखाड़ना चाहते हैं। अच्छा। हाँ, और तो किसी से मुझे भय नहीं। अन्य सबों को तो मैं चुटकी में मसल सकता हूं। मुझे यदि भय है तो आपकी ओर से। मेरी ओर से? हाँ, आपकी ओर से। परंतु इस बात का भय नहीं है कि आप मेरे विरुद्ध मालिकों को भड़काएंगे। भय इस बात का है कि आपके यहां होने से मालिक लोगों की बातों में आ जाएंगे। मैं ये बात बिल्कुल नहीं समझ सका। मैं आपको समझाता हूं। पहले तो यदि कोई व्यवस्थापक जी से कुछ भी कहता तो वे उसकी न सुनते, क्योंकि उनके सामने कोई दूसरा ऐसा व्यक्ति न था जिसे वे मेरे स्थान पर रखते। परंतु इस समय तुम एक ऐसे आदमी हो जो मेरे स्थान पर रखे जा सकते हो, इसलिए शत्रुओं के लिए मार्ग सरल हो गया। क्यों, आप मेरी बात समझे? ये कहकर संपादक जी ने पुनः उपयुक्त बात समझा कर कही। शर्मा जी ने कहा, हां, अब मैं समझ गया। तो अब मेरी लाज और मेरी मान मर्यादा तुम्हारे हाथ में है। शर्मा जी, मैं तुम्हें अपना छोटा भाई समझता हूं। ये यज्ञोपवीत हाथ में लेकर कहता हूं कि इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। अतएव इस समय तुम्हें मेरी रक्षा करनी चाहिए। यदि तुम रक्षा नहीं करोगे तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा। ये कहते कहते संपादक जी के नेत्रों में आंसू छलछला आए। शर्मा जी संपादक जी की बातों से प्रभावित होकर बोले, आप व्यर्थ में ऐसी बातें कहते हैं। मैं आपका दास हूं, जैसी आज्ञा दीजिए वैसा करूंगा। संपादक जी गदगद कंठ से बोले, आज्ञा नहीं, प्रार्थना है। मैं एक गरीब ब्राह्मण हूं। मेरे 4-5 छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरी उम्र अब इतनी हो गई है कि नए सिरे से उद्योग करना मेरे लिए असंभव है। ऐसी दशा में यदि मैं यहां से अलग कर दिया गया तो मैं किसी काम का न रहूंगा। शिव शिव, आप ऐसी बात क्यों कहते हैं? ऐसा कभी ना होने पाएगा। हाँ, यदि तुम ना चाहोगे तो नहीं होने पाएगा, और तुम चाहोगे तो हो भी जाएगा। मेरे भाग्य का फैसला तुम्हारे हाथों में। चाहे तारो, चाहे डुबाओ। मेरे किए जहां तक होगा वहां तक आपका उपकार ही करूंगा। हृदय से कहते हो? हृदय से। तो बस, अब मैं निश्चिंत हो गया। 1 मास और व्यतीत हो गया। 1 मास के पश्चात व्यवस्थापक जी की ओर से संपादक जी को 1 मास का नोटिस मिल गया। संपादक जी नोटिस देखकर बहुत ही घबराए। उन्होंने तुरंत शर्मा जी को बुलाकर कहा, शर्मा जी, जिसका मुझे भय था वही हुआ। क्या हुआ? मालिक ने मुझे नोटिस दिया है कि या तो सहकारी बनकर रहना स्वीकार करो, अन्यथा अपना दूसरा प्रबंध कर लो। शर्मा जी विस्मित होकर बोले, ऐसा? मैंने तो तुमसे कहा था। हाँ, आपने तो कहा था, परंतु मैं तो ये सोचे हुए था कि मुझसे पूछा जाएगा तो मैं आपकी सिफारिश करूंगा। परंतु वो सब तो कुछ भी ना हुआ। यही तो आश्चर्य है। आपसे और व्यवस्थापक जी से कुछ वार्तालाप हुआ था? बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो कदाचित ये सोचा हो कि मेरे चले जाने के पश्चात वे तुम्हें मुख्य संपादक बना देंगे। तो फिर क्या होगा? होगा क्या? सहकारी बनकर तो मैं यहां कदापि न रहूंगा। दूसरी जगह चाहे प्रूफ रीडरी भले ही कर लूं। जहां प्रधान संपादक बनकर रहा वहां सहकारी बनकर रहूं। ये मुझसे ना होगा, चाहे मर भले ही जाऊं। ये कहते कहते संपादक जी का गला भर आया। शर्मा जी चुपचाप खड़े सोचते रहे। संपादक जी अत्यंत नैराश्यपूर्ण स्वर में बोले, जाइए, काम कीजिए। बस इतना ही कहने के लिए बुलाया था। जो भाग्य में बदा होगा वो होगा। शर्मा जी चुपचाप अपने कमरे में आकर बैठ गए। शर्मा जी को चिंतित देखकर उप संपादक ने पूछा, क्यों, क्या बात है? आप इतने उदास क्यों हैं? संपादक जी को नोटिस दे दिया गया। शर्मा जी ने सिर झुकाए हुए उत्तर दिया। उप संपादक ने हंसकर कहा, देखा मैं क्या कहता था। शर्मा जी, मेरी बात ठीक निकली या नहीं? शर्मा जी बोले, क्या ठीक निकली? ये तो बड़ा अन्याय है। ये अन्याय नहीं, न्याय है। अब आप संपादकी कीजिए ठाठ के साथ, धूम मच जाएगी। मैं ऐसी धूम नहीं चाहता। आप चाहें या न चाहें, धूम तो होगी ही। मुझे संपादक जी की दशा पर बड़ा तरस आता है। यदि आपको तरस आता है तो ये आपके हृदय की कमजोरी है।
वे तरस के योग्य हैं ही नहीं। लेख आप लिखें और संपादक जी कहते फिरें कि मेरा लिखा हुआ है। ऐसे संकीर्ण हृदय आदमी पर तरस खाना चाहिए। ईश्वर ने आपको ये अनुपम अवसर दिया है, इसको हाथ से न जाने दीजिएगा। शर्मा जी ने सोचा, ठीक तो कहता है। संपादक जी मेरे परिश्रम का सारा यश स्वयं ही लूटते हैं, मेरे लेखों पर अपना अधिकार जमाते हैं। दूसरों से कहते फिरते हैं कि शर्मा जी को आता ही क्या है, मैं सिखा रहा हूं। ऐसी दशा में मुझे क्या गरज पड़ी है? जो हो रहा है होने दो। मुझे आगे बढ़ने का इतना अच्छा अवसर मिल रहा है, मैं क्यों चूकूं? परंतु दूसरे ही क्षण शर्मा जी को ध्यान आया, मुझे यहां लाने वाला कौन था? संपादक जी। उन्हीं की बदौलत मुझे यह अवसर मिला है, अन्यथा कहीं किसी ऑफिस में क्लर्की करता होता। मैं अभी युवा हूं, मेरे लिए आगे बढ़ने का बहुत समय है, परंतु संपादक जी किसी काम के न रहेंगे। संपादक जी ने मेरे साथ नेकी ही की है, बदी नहीं। रही बात यह कि वे मेरा यश नहीं फैलने देते, इसका कारण उनका प्रधान संपादक होना ही है। प्रधान संपादक के पद ने उनमें ये दुर्बलता उत्पन्न कर दी है। शर्मा जी इसी उधेड़ बुन में थे कि उपसंपादक ने पूछा, क्या सोच रहे हो शर्मा जी? शर्मा जी ने सादा कागज उठाते हुए कहा, यही सोच रहा हूं कि संपादक जी ने मुझे आश्रय दिया था, तब मेरा भी ये कर्तव्य है कि अब इस अवसर पर उनकी सहायता करूं। उपसंपादक शर्मा जी की ओर कुछ घृणापूर्ण दृष्टि से देखकर चुपचाप अपना काम करने लगे। व्यवस्थापक जी के सामने एक लंबा कागज रखा हुआ था। व्यवस्थापक जी उसे पढ़ रहे थे। पढ़ते पढ़ते उनका मुख मलिन हो गया। उन्होंने घंटी बजाकर चपरासी को बुलाया। चपरासी के आने पर उन्होंने कहा, शर्मा जी को बुलाओ। थोड़ी देर में शर्मा जी आए। व्यवस्थापक जी ने सामने रखे हुए कागज की ओर संकेत करके कहा, ये क्या है शर्मा जी? जो कुछ है वो आपके सामने है। शर्मा जी ने गंभीरतापूर्वक कहा, परंतु आप इस्तीफा क्यों देते हैं? इसलिए कि संपादक जी को नोटिस दिया गया है। परंतु उनके स्थान पर आप नियुक्त किए जाएंगे। व्यवस्थापक जी ने यह बात बड़ी आशा से कही। उन्होंने समझा कि शर्मा जी इस बात से प्रसन्न हो जाएंगे, परंतु जब शर्मा जी ने कहा, मुझे ये स्वीकार नहीं है, तब व्यवस्थापक जी के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने कुछ क्षण के पश्चात कहा, यह तो बड़ा बुरा हुआ। उधर संपादक जी को नोटिस दिया जा चुका है, इधर आप भी जा रहे हैं। पत्र का कार्य कैसे चलेगा? मैंने तो आप पर भरोसा करके संपादक को नोटिस दिया था। ऐसी बात के संबंध में मुझ पर भरोसा करने के पूर्व आपको मुझसे पूछ लेना चाहिए था। व्यवस्थापक जी ने लज्जित होकर कहा, हां, इतनी गलती अवश्य हुई। शर्मा जी चुपचाप खड़े रहे। व्यवस्थापक जी कुछ क्षण तक चुप रहकर बोले, तो आखिर आप किसी प्रकार इस इस्तीफे को वापस भी ले सकते हैं। बात यह है कि हम आपको नहीं छोड़ना चाहते। तो आप अपना नोटिस वापस ले लें, मैं अपना इस्तीफा वापस ले लूंगा। पत्र का कार्य सुचारू रूप से चलना चाहिए। प्रधान संपादक चाहे वे रहें या मैं, इससे आपको क्या सरोकार है? काम मैं बराबर मुस्तैदी के साथ करता रहूंगा। व्यवस्थापक जी हंसकर बोले, अच्छी बात है, जैसी आपकी इच्छा। मैं नोटिस वापस लिए लेता हूं। तो मैं इस्तीफा वापस लेता हूं। यह कहकर शर्मा जी ने इस्तीफा उठा लिया और फाड़कर फेंक दिया। अभी आप सुन रहे थे विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी कृतज्ञता, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।